तो अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर प्लेट का अरेंजमेंट हो तो उस केस में अलग अलग तरह से अगर अरेंज करा हुआ हो तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। आगे देख ले। कैलकुलेशन ऑफ सी इक्विवेलेंट इफ अगर स्लैब को इंसर्ट करा दोगे प्लेट के बीच में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा देख ले। सबसे पहली बात ये कि एक तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया कहोगे तो A है, गैप बोलोगे तो D है, स्वाभाविक रूप से कैपेसिटी बोलोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। करेक्ट है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। बिना चार्ज का कैपेसिटी नहीं होगा, ध्यान देना हमेशा। अगर स्लैब कंप्लीटली इंसर्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, इसी को दिखाने के लिए ये भी दिखा सकते हो। सीधा खड़ा है, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। कैपेसिटी अगर बोला जाए तो क्या कहोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से इधर की तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए तो कितना बोलोगे, देखो इसके कारण, खुद के कारण Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण देख नेगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E नेट जो कहोगे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, मतलब E का वैल्यू होगा Q बाई। इस केस में कैपेसिटी जो बोलोगे दैट इक्वल्स कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलोगे Q बाई कितना, A एप्सिलॉन नॉट। अगर स्लैब इंसर्ट कर दिया गया, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्टेड करके देख, ये लो वो लो बात एक ही है। ये आपने इंसर्ट कर दिया, स्लैब कर दे, कोई बात नहीं। इंसर्ट करने के साथ जो बदलाव होगा वो कुछ और नहीं कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका मतलब कि स्लैब इंसर्ट करने से सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि कैपेसिटी उसका बढ़ गया, कितना, तो जितना था उसका K टाइम्स कैपेसिटी हो गया। अब आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं, जहां एप्सिलॉन नॉट है इसके कारण लेंगे तो Q चार्ज तो वही है, Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण Q बाई 2 K A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 K एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लेट के बीच में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लैब में इंसर्ट करने के बाद स्लैब के कारण क्या हो गया, घट गया। कोई दिक्कत है। अब एक बात दिमाग में आएगा कि क्या जरूरी है कि भाई एक कंप्लीट स्लैब ही इंसर्ट करा दिया जाए, नहीं। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पहला मान ले ये तुम्हारा है, तुमने कहा कि दिस इज K1, ध्यान दो पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। ये यहां से ये देखना कॉन्सेप्ट, ये पूरा प्लेट है तुम्हारा, नीचे भी प्लेट है, बीच से आपने डिवाइड कर दिया, इधर में कुछ और इधर में कुछ और, दो अलग अलग मटेरियल आपने डाल दिया। मान लो एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, इधर में आधे वाले पोर्शन में मैंने वाटर डाल दिया और इधर में आधे वाले पोर्शन में मैंने माइका डाल दिया। तो दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, वाटर का अलग है, माइका का अलग है। क्या बदलेगा, तो प्लेट के बीच जो गैप है D, वो पहले भी D था, वो अब भी D है। अगर इस प्लेट का, ये स्क्वायर प्लेट है, प्लेट का विड्थ है A, तो पहले भी विड्थ A था, अब भी विड्थ A है। लेकिन जैसे ही माइका सीट और वाटर डालोगे तो प्लेट का जो लंबाई था A, वो अब
इधर वाले का a/2 और इधर वाले का a/2 दोनों का लंबाई आधा आधा हो जाएगा, मतलब प्लेट का लेंथ घटेगा। विड्थ वही है, लेंथ आधा हुआ मतलब एरिया घट गया। एरिया घटने का मतलब क्लियर है कि कैपेसिटी अगर बोला जाए तो इधर वाले के लिए सिचुएशन तो समझ रहा है ना। अगर आप चाहते हो तो मैं ये दिखा दूं आपको, एक बार डायग्राम में समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे होता है बंटवारा। अक्सर रट्टा मारने के बाद भी बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। ये देख लिया, मैं समझा रहा हूं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। यही इधर वाला जो पोर्शन है ना बीच का, इसमें आपने K1 डाल दिया, इधर वाला जो पोर्शन बचा इसमें K2। तो मैं बोलूं कि अगर ये चौड़ाई A है तो ये यही रह गया, लेकिन ये क्या हो गया a/2 आधा, ये a/2 हो गया, ये लेकिन ये अगर बोलोगे तो ये A है। तो इधर वाला एक अलग कैपेसिटर का फॉर्मेशन, इधर वाला एक अलग, इधर वाला कितना, तो C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू a/2 डिवाइडेड बाई d। इसका मतलब आप बोल सकते हो जी K1/2 एप्सिलॉन नॉट a² बाई d, मतलब K1 a/2। इधर वाला अगर बोलोगे तो कह सकते हो कि C2 मतलब K2 a/d। एप्सिलॉन नॉट a² मतलब एप्सिलॉन नॉट a/d, इसी को तो C0 बोलते हैं, याद करो। मैं बोलूं कि ये तो तरीका हुआ समझने के लिए, ये रट्टा जो मार के रखना है वो कुछ और नहीं। के इक्विवेलेंट अगर बोलोगे तो इस तरह के केस में कुछ और नहीं, कितना, ये तरीका मैंने प्रोसेस बता दिया। यहां अगर कहोगे कॉम्बिनेशन का बात, तो कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज और पैरेलल को देखकर बड़ा कंफ्यूजन होता है जी। सीरीज आपने किसको बोला, जिसमें दोनों कैपेसिटर से होकर चार्ज सेम फ्लो करे। पैरेलल आपने उसे बोला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो भैया ये अगर एक कैपेसिटर बना, ये एक कैपेसिटर बना, तो मुझे लगता है जो पोटेंशियल यहां है वही यहां है, वही यहां, सब जगह सेम है। जो यहां है वही यहां सब जगह सेम। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वाले का इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही राइट साइड वाले का इसका होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट क्या कहोगे, C1 प्लस C2। इसको जोड़ के देख लो, C1 प्लस C2 K1 प्लस K2/2 इंटू C0 के बराबर। मैंने कहा कि ये तो तरीका था एक बार समझाने का, लेकिन उतना टाइम नहीं होता कि ये कर सको, इसलिए रट्टा मार के रखना कि अगर साइड बाय साइड का प्लेसमेंट हो, देखने में सीरीज जैसा लगे, तो वो सीरीज नहीं, वो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो के इक्विवेलेंट कितना था, K1 प्लस K2/2। इसका मतलब C का वैल्यू के इक्विवेलेंट। कैसे देख लो, फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास। मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो ये जो के आप यूज कर रहे थे, इसी को हम लोग कुछ और नहीं, अगर अकेला था तो वही के इक्विवेलेंट था, अकेला था तो यही के इक्विवेलेंट था। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया तो स्वाभाविक इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड करते हैं के इक्विवेलेंट से, कोई दिक्कत है बोल। तुम बोलेगा कि 2 नहीं सर 3 रहेगा, देख लेना 3 रहे 300 रहे, क्या फर्क पड़ना है। देखो K1 K2 K3 के इक्विवेलेंट सबको जोड़ ले, डायरेक्ट C इक्विवेलेंट। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का खेल हो तो समेशन ऑफ के डिवाइडेड बाय नंबर जितना होगा वो डिवाइड कर दो और आप के इक्विवेलेंट निकाल लोगे।
याद रखना कि ये रूल तभी अप्लाई करना है जब बंटवारा बराबर बराबर का हो, मतलब आधे में ये आधे में ये, 1/3 1/3 1/3। तो कहोगे अगर ऐसा नहीं रहा तो सर, बेटा प्रोसेस तो यहां लिख दिए। मान लीजिए a/2 नहीं है, ये x है, तो ये x इधर में कितना था, a माइनस एक्स, इसके लिए कहोगे a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी। इधर वाले के लिए बात करोगे तो क्या कहोगे, a इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकाल दो। लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, तुम लोगों के जो सिलेबस में जो नॉर्मली सवाल पूछता है वो इक्वल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट रहता है। अगर इक्वल रहा 3 4 5 6 सबको ऐड करो, नंबर से डिवाइड करो, के इक्विवेलेंट निकालो, वैल्यू पुट कर लो। दिक्कत नहीं दिक्कत, चल छाप फटाफट। देख ले आगे मैं बताता हूं। अगर अरेंजमेंट जो है ना वो इस तरह का है तुम्हारे पास, देख ले, दिस पॉजिटिव तो है भाई, दिस नेगेटिव है, इधर में Q1 इधर में Q2, ऊपर का प्लेट पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, बीच में एक लाइन सेपरेट कर दिए, ऊपर में वाटर भर दिए नीचे माइका भर दिए। अब क्या होगा, तो देखो जो चार्ज यहां से निकलेगा पॉजिटिव से वही नेगेटिव तक पहुंचेगा। अगर ऊपर का प्लेट का एरिया A है, नीचे का प्लेट का एरिया A है, तो यार जब बीच से डिवाइड करे तो हर हाल में प्लेट का एरिया तो वही रह जाएगा, लेकिन जो गैप D था वो बदल गया, ऊपर का कुछ और नीचे का कुछ और हो जाएगा। तो मैं बोलूं आपसे कि अगर मान ले कि यहां ये कह रहा है कि d/2 इसका अपना कैपेसिटी कितना, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही है डिवाइडेड बाई d/2, इसका अपना कैपेसिटी है। दोनों का अपना अपना कैपेसिटी है। यही अगर मान लो d/2 नहीं रहा, ये रहता y, तो ये होता d माइनस वाई, यहां लिखता y, यहां लिखता d माइनस वाई। जो चार्ज ऊपर वाले कैपेसिटर को मिल रहा है वही चार्ज नीचे वाले को, अगर दोनों को चार्ज सेम मिल रहा है तो स्वाभाविक है कॉम्बिनेशन कौन सा, देख एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, देखने से ऐसा लगता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्चुअली ये पैरेलल नहीं। कौन सा, चार्ज का फ्लो अगर ईच कैपेसिटर से बराबर हो तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं, क्या सीरीज कहलाएगा। अगर सीरीज है तो देखना क्या बोलेगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। मैं तो बोलूं कि ये घर में बैठ के आराम से कैलकुलेट करना। फिलहाल अगर बोलो तो कि इक्विवेलेंट का वैल्यू कहेंगे, कितना कहेंगे, दो पार्ट में है, हो गया रट्टा। हाँ जी रट्टा। तरीका है कि जो नंबर होगा अगर 3 रहता तो 3/k इक्विवेलेंट, 1/k1 1/k2 1/k3, 4 रहता 4/, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। नंबर मतलब जितने इक्वल पार्ट में आपने बांटा वो नंबर, डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/k1 1/k2 1/k3 लगा दो बस। अरे सही है। कैपेसिटर का कौन सा वाला रूल, कैपेसिटर का कौन सा वाला रूल है ये, तो आप अगर याद करो कैपेसिटर के लिए हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 1/c2 1/c3, पैरेलल में c इक्विवेलेंट इक्वल c1 प्लस c2 प्लस c3 था। देख ले सही है। चल
तो आप कहोगे कि इस टाइप के केस में क्या होगा भाई, तो आप के इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अगर के इक्विवेलेंट निकल गया तो सी इक्विवेलेंट बराबर के इक्विवेलेंट इनटू सी नॉट। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये बराबर बराबर आप लिए तब तो ये लिख दिए, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो मैंने पहले ही बोला, मान लो ये y तो ये d माइनस वाई, सी इक्विवेलेंट निकाल लो, डायरेक्ट निकल जाएगा सी इक्विवेलेंट, इसका कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब प्रॉब्लम आपको एडवांटेज देगा, तो क्यों इतना कैलकुलेशन करोगे? समझ रहे ना बात को? आगे देख, अगर कहोगे 2 नहीं 3 है, ठीक बात है, 1 2, दिस इज k1, दिस इज k2, दिस इज k3, this one is positive and this one is negative, इक्विवेलेंट देख लो, बराबर बराबर रहना चाहिए, d by 3 d by 3 d by 3। क्या कहेगा, 3 पार्ट में है 3, k1 k2 k2 k3 k1 k3। अब अगर कहोगे कि C इक्विवेलेंट तो क्या कहोगे, K इक्विवेलेंट इनटू C नॉट के बराबर। अगर मान लो ऐसा रहे, दिस वन इज पॉजिटिव, एक बीच में स्लैब आपने डाल दिया T थिकनेस का, बाकी पूरा एयर है, गैप पूरा D दिया हुआ है जिसमें T थिकनेस का आपने स्लैब डाला हुआ है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि C इक्विवेलेंट कितना, एप्सिलॉन नॉट A तो था ही, याद करो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता था। T कौन सा गैप था, तो एयर वाला, लेकिन अब तो यार मीडियम हो गया T थिकनेस का। अगर T थिकनेस का मीडियम हुआ तो एयर है कितना, टोटल D, T थिकनेस का मीडियम मैंने हटा दिया, गैप कितना था, D माइनस T बच गया। अगर T थिकनेस का मीडियम है तो उसके जगह पे वैल्यू पुट करोगे किसका, इक्विवेलेंट, इफेक्टिव ऑफ मीडियम इन एयर। तो T थिकनेस का अगर स्लैब है उसके जगह कितना एयर डालेंगे, तो T बाई K के बराबर एयर डालेंगे, वही रिजल्ट होगा जो पहले था। तो आपको कहा जाएगा कि इस केस में C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये आप कहोगे कि इफ स्लैब इज मेटल कोटेड और मेटल स्लैब, कि कहोगे मेटल के लिए कितना, C इक्विवेलेंट। हमेशा ध्यान रखना कि आइदर मेटल स्लैब इंसर्ट करो या मेटल कोटेड स्लैब इंसर्ट करो, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा याद रखोगे कि मेटल कोटेड है, जितना थिकनेस है उतना बाहर निकाल दो, जो एयर बच गया वही लिख दो, बात खत्म है। अरे सही है, यहां तक तो ठीक है, छाप फटाफट छाप ले। आगे देख लो, आप कहोगे वेरिएशन ऑफ प्लेट के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करो, देख लो मैं बता रहा हूं सीधा सीधा, ये तुम्हारा पॉजिटिव है बाबू, ये तुम्हारा नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, Q बाई सही है। लेकिन अगर स्लैब इंसर्ट करोगे तो अभी अभी आपने देखा ये पॉजिटिव है, सही है, ये निगेटिव है, सही है, ये
अगर पॉजिटिव है तो अपने कारण यहां पे निगेटिव का इंडक्शन तो कराएगा, स्वाभाविक रूप से यहां पॉजिटिव तो डेवलप कर लेगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो अपने कारण क्या करेगा, तो निगेटिव इंड्यूस करा लेगा। एक निगेटिव बस लिख के दिखा दे रहा हूं। और यहां पे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट जा रहा था, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो जा ही रहा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नया एग्जिस्ट किया जो विरोध कर दिया इसका, तो स्वाभाविक है नेट इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा। कितना, तो आप देख लो, यहां से इस रीजन में अगर बात करा जाए, लेकिन इस रीजन में अगर बात करा जाए तो क्या कहोगे, ई नेट। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, याद कर, कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट के ई नॉट बाई के हो गया था। तो अगर घटाएंगे, दोनों में से घटाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंड्यूस चार्ज जो भी है उसके हिसाब से और कैलकुलेट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। इस रीजन में अगर बात करो तो फिर स्लैब नहीं है, इसीलिए इसका मतलब अगर वेरिएशन का बात करें ग्राफ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ले, मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट जा रहा था, जब स्लैब आया तो स्लैब में घटकर थोड़ा सा नीचे आ गया, के से डिवाइड हो गया, स्लैब से बाहर निकला वंस अगेन। तो आप कह सकते हो कि अगर एक से ज्यादा स्लैब हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक स्लैब है तुम्हारा, ये दूसरा स्लैब है, कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन बता कैसा होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलेगा प्रॉब्लम आपको, दिस इज K1, दिस इज K2, K1 ग्रेटर देन K2। मैं सीधे सीधे बोलता हूं, ई नॉट होगा, ई नॉट होगा, ई नॉट होगा, E1 होगा, E2 होगा, K1 अगर बड़ा है K2 से, समझ रहा है? इसका मतलब ग्राफ प्लॉट कर ले वेरिएशन का, देख चलना शुरू करा। अब घटा तो ये भी है, लेकिन ये ज्यादा नीचे आया, क्योंकि ये लेवल जो है वो E1 का लेवल है, ये जो है ये E2 का लेवल है, और ये जो है तुम्हारा। तो जब स्लैब में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, स्लैब से निकलने पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फिर स्लैब में गया घट गया, लेकिन इस बार पहले वाले से कम घटेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उसका कम है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रीजन में उतना घट जाता है। कोई दिक्कत? छाप, फटाफट छाप ले जल्दी। तो अगर स्लैब इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तरीका समझ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी और के इक्विवेलेंट कैलकुलेशन आपने सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल सर्किट भी देखेंगे, लेकिन पहले एनर्जी का बात करते हैं। सर्किट आएगा तो फिर तो चैप्टर ही एंड करने लगेगा। एनर्जी की यार 3 फॉर्मूला है। पहला तो कहोगे हाफ CV स्क्वायर, एकदम पॉपुलर फॉर्मूला, और तीसरा है जो बहुत कम यूज में आता है, कैसे आया क्या आया इस पे बहस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 फॉर्मूला अगर है तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मतलब कब और कहां ये सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, कब एग्जाम के दिन करेंगे, कहां तो एग्जाम हॉल में करेंगे, ये तो करेंगे ही, लेकिन कौन सा। एक बात देखो, अगर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, जैसे कैपेसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, ये सब कुछ पता है, तो फ्रीडम है तुम्हारा कि कोई भी फॉर्मूला यूज करो, रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे सर्किट है, कोई सर्किट का कैपेसिटर है, मुझे उसका कैपेसिटी और उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यार ये यूज कर लेंगे। कैपेसिटी और उस कैपेसिटर का चार्ज पता है, यूज कर लेंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन है तो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है, जो फॉर्मूला लगेगा, मतलब जो तुम इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिसाइड कर लोगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तब होता है जब सर्किट में किसी तरह का ऑल्टरेशन किया जाता है। जैसे मान लो, क्या ऑल्टरेशन कॉन्सेप्ट समझ, कि एक कैपेसिटर है, आपने सेल से कनेक्शन कर दिया, कर दे, कनेक्शन कंटिन्यू है, और आप क्या किए कि उसमें माइका का एक सीट इंसर्ट करा रहे हैं। कनेक्शन कंटिन्यू है का मतलब क्या हुआ, मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला, लेकिन आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया। भाई, माइका इंसर्ट करने का मतलब कैपेसिटी बढ़ा दिए। तो इस केस में इंसर्ट करने के पहले और इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। कहोगे ये क्यों नहीं, क्योंकि जब कैपेसिटी बदला तो Q बराबर CV, चार्ज तो बदल गया होगा, ये चार्ज वेरिएबल है, भला ये फॉर्मूला लगा के क्या सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां चार्ज और कैपेसिटी दोनों वेरिएबल है। ये वाला चार्ज वेरिएबल है, नहीं अप्लाई कर पाएंगे हम। तो अगर कनेक्शन है, कनेक्शन रहे और ऑल्टरेशन कोई तरह का करते हो सर्किट में, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब जरा सोचो कि अगर कनेक्शन है, आपने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, बहुत देर तक कनेक्शन रहा, फाइनली अब डिस्कनेक्ट कर दिए, कट कर दिए सर्किट को, और कट करने के बाद जरा सोच कि कट करने के बाद अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो चार्ज रहेगा या हवा में उड़ जाएगा। तो अब ये सब बात है, चार्ज प्लेट पे है तो प्लेट पे रहेगा। तो अब चार्ज तुम्हारा प्लेट पे प्रेजेंट है, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, मैटर नहीं करता, कुछ ना कुछ है। अब आप एक स्लैब इंसर्ट करा रहे हो प्लेट के बीच में, स्लैब इंसर्ट करने के बाद चार्ज अगर चाहेगा भी कि भाग जाए, क्या भाग पाएगा? तो चार्ज ऑन प्लेट कांस्टेंट है, कैपेसिटी बदल गया, Q बराबर CV, वोल्टेज बदला होगा, लेकिन चार्ज नहीं बदल सकता, चार्ज कांस्टेंट है। फॉर्मूला इज दिस। कहोगे ये जब कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, फॉर्मूला ये होगा। तो नॉर्मली इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा कोई यूज नहीं रहता, यही दोनों रहता है। एक्चुअली रिलेटेड कैपेसिटी का खेल है। जब स्लैब इंसर्ट करेंगे, कैपेसिटी बदलेगा, कैपेसिटी के बदलने के कारण चार्ज या वोल्टेज बदलने का चांस है, इसीलिए इस फॉर्मूले पे बहुत फोकस करने का जरूरत नहीं। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है
और अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन होता है कौन सा लें कौन सा छोड़ें। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर सर्किट में आपको चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पता है, बिल्कुल आंख बंद करके जो फॉर्मूला मन करे लगा दो। तो यार सब पता ही है तो सोचना क्या है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता है हमें चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, लेकिन ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं सर्किट में, तो ये ध्यान देकर देखो कैसा ऑल्ट्रेशन। सेल कनेक्टेड एंड रिमेन्स कनेक्टेड and any type of alteration made in circuit, then you can use formula U equals half C V square. If cell disconnected from circuit and after that alteration made in circuit, then charge on plate of capacitor remains constant, hence you can use U equals Q square upon 2C. तो कब कौन सा लगाएंगे ये तो क्लियर हो गया। अरे सही है ना। चल अब देखते हैं फॉर्मूला में अप्लाई करके भाई। देख सबसे पहली बात मैं बोलता हूं, मैंने भैया एक कैपेसिटर लिया, इधर सेल से कनेक्शन मैंने करा, इसके पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके निगेटिव है। इसी के बारे में बस मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना है। 1 by 1 कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये वेव ऑफ सेल के बराबर होगा। चार्ज C नॉट E के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर मान लो कभी चार्ज नहीं देता है, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो आप कह सकते हो C नॉट E बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी निकल गया। अगर कहा जाए कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी कहोगे कुछ और नहीं, हाफ C E नॉट स्क्वायर, ये E स्क्वायर, या दोनों एक ही चीज है। मैंने बोला एक ही जगह से डिराइव ही हुआ है। तब तक इस दोनों फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा जब तक सर्किट में कोई ऑल्टरेशन ना करा जाए। अभी तो बस सर्किट तैयार करे, हम लोग लिख दिए चार्ज कैपेसिटी कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, निकल गया सब कुछ। अब if slab of dielectric constant K inserted, K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर स्लैब इंसर्ट करोगे तो क्या होगा? सवाल है कब इंसर्ट करोगे। पहला, इंसर्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सेल में कोई गड़बड़ी नहीं, रिमेन्स कनेक्टेड है, कनेक्शन है और आपने इंसर्ट कर दिया। अब आ जाए इंफॉर्मेशन पे। स्लैब इंसर्ट करने के साथ कैपेसिटी बढ़ गया, कितना हो गया? तो के सी नॉट के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर नहीं, क्यों? क्योंकि सेल वही है।
अगर सेल वही है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो पहले से था। कहोगे चार्ज, देख ले ध्यान देकर, चार्ज बढ़ गया प्लेट पे, पहले जितना चार्ज था अब उससे ज्यादा चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम कहोगे चार्ज से नहीं निकाले, लिख लो ना, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, के से के कट जाएगा, वही तो होगा फॉर्मूला। और क्यों लिखे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जानते हैं वी बाई डी। कहोगे यहां नहीं लिखे, यहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को लिखो ना वी बाई डी। कोई दिक्कत तो बोलिए। अगर कहोगे एनर्जी तो 1/2 के सी नॉट बढ़ गया। अब ये मत समझना कि ये ऊपर चला गया, ये हॉरिजॉन्टल में चला गया, यार ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट रहा जितना था, ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट रहा, ये बढ़ गया। आपको अगर कहा जाए कि ऐसा करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, तो आप कह सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब आप कह रहे हो k इंटू 1/2 सी नॉट ई स्क्वायर के यू नॉट के बराबर। तो आप कह सकते हो कि k यू नॉट माइनस यू नॉट, मतलब वर्क डन जो होगा k माइनस 1 इंटू। तो अगर कनेक्शन है और कनेक्शन रहेगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। चीजें क्लियर है, आगे देख लो। बी पार्ट में कहता है कोई भी गड़बड़ी करते हो उसके पहले सेल का डिस्कनेक्शन कर देते हो, कर दो। जरूरी नहीं दोनों साइड से तोड़ना है, किसी एक साइड से तोड़ दे बहुत है। अब डिस्कनेक्शन हो गया, डिस्कनेक्शन के बाद चार्ज अगर भागना भी चाहे तो तभी भागेगा ना जब कनेक्शन होगा, हवा में तो कूद के जाएगा नहीं। तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए जो चार्ज ऑन प्लेट है वो वही रहेगा। इस केस में अगर बात करें तो क्या कहोगे, तो सबसे पहली बात कैपेसिटी बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस देख ले। चार्ज वही है, चार्ज में बदलाव संभव भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस Q बराबर सी भी, तो V इक्वल्स कितना Q बाई सी, Q बाई सी मतलब Q नॉट तो ठीक है वही रह गया, लेकिन C के जगह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ प्लेट जो है वो घट चुका है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। अब देखो, पहले तो मैंने बोला था एनर्जी के लिए दोनों फॉर्मूला काम का है, लेकिन अब हमारे लिए यहां क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए एनर्जी जो फॉर्मूला लगाओगे क्या कहोगे, Q² बाई 2C
क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2k, आप कह सकते हो यू नॉट स्क्वायर बाई के, ये यू नॉट बाई के, यू नॉट कैसे, यू नॉट स्क्वायर बाई 2c नॉट को यू नॉट ही तो बोले। इसका मतलब इस केस में अगर कहा जाए कि वर्क डन कितना होगा तो u माइनस यू नॉट, आप कह सकते हो कि यू नॉट बाई के माइनस यू नॉट, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अरे सही है। तो हम लोग कहेंगे इस तरह के केस में कि अगर कनेक्शन है, कनेक्शन रहे तो एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला, अगर डिसकनेक्शन के बाद स्लैब इंसर्ट करोगे कौन सा फॉर्मूला, उस केस में वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब कुछ निकल गया। कोई दिक्कत तो बोल ले, फटाफट छाप, जल्दी छाप ले। चल आगे देख ले फिर। देखो अब क्या कहेगा, सवाल क्या कहेगा आपको कि चार्ज सप्लाइड बाय सेल क्या होगा। अगर कोई अल्टरेशन सर्किट में करते हो तो उस कंडीशन में तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि चार्ज सप्लाइड बाय सेल बोलेगा, लेकिन अल्टरेशन में हमेशा समझना ये कुछ और नहीं, प्रॉब्लम बोलेगा नहीं एक्स्ट्रा चार्ज, लेकिन आपको हमेशा समझना है कि चार्ज सप्लाइड बाय सेल, अगर सर्किट में ऑल्ट्रेशन होता है तो सप्लाइड बाय सेल कोई और चार्ज नहीं, कौन सा, एक्स्ट्रा चार्ज है। कैसी, देख लो, मैंने कहा कि ये कनेक्शन करा आपने, ईएमएफ और सी नॉट है तो स्वाभाविक रूप से प्लस डेवलप करेगा, माइनस क्यू नॉट का वैल्यू कितना, तो सी नॉट ई के बराबर। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक स्लैब इंसर्ट कर दे रहे हो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो कैपेसिटी जो होगा कितना, के सी नॉट। इन दैट केस जो चार्ज डेवलप करेगा कितना, के सी नॉट ई के बराबर। मतलब अक्सर देखोगे कहेगा कि कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है, बाद में एक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया, तो आप बताइए चार्ज कितना सेल ने सप्लाई किया। अक्सर बच्चों को यही लगता है कि चार्ज सप्लाइड बाय सेल, यही तो चार्ज है यार, ये फाइनल चार्ज है। मान लो एक बात बता रहे कि ये कनेक्शन है शुरू में, जिस कनेक्शन के कारण कैपेसिटर के पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, स्लैब इंसर्ट करने के बाद देखा गया उसके पास 15 माइक्रोकूलम है। शुरू में 10, स्लैब इंसर्ट करने पे 15, तो स्लैब इंसर्ट करने के बाद सेल ने कितना सप्लाई करा, क्या 15? नहीं, 10 तो यार पहले से था, 5 ही तो सप्लाई हुआ। तो आप यही कहोगे कि चार्ज सप्लाइड बाय सेल कितना, बोल रहा है चार्ज सप्लाइड बाय सेल, लेकिन समझना कि ये एक्स्ट्रा चार्ज है और आप कहोगे K माइनस 1 इंटू क्यू नॉट के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अरे सही है। अब देख लो, अगर आपको कहा जाए ये कौन सा है पॉजिटिव, ये कौन सा है नेगेटिव, इसके बीच अगर कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखा हुआ है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर यहां कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाए माइनस क्यू, तो जरा सोच तो, इसका mg लगेगा नीचे और फोर्स किधर, अगर कहेगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आप कह सकते हो कि Q इंटू ई के जगह Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल्स, आपको कभी कभी पूछेगा कि Q नॉट का वैल्यू कितना है, निकल जाएगा जी। या ये भी कह सकते हो Q इंटू ई इक्वल्स कह सकते हैं कितना, कभी कभी कह देगा कि प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखोगे कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। प्रॉब्लम क्या कहेगा, कहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आपने छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम कहेगा कि प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हवा में आराम से रहे, कोई दिक्कत उसे ना आए। फिर सही है, चल अगला देख ले। अगर आपको कहा जाए कि दोनों प्लेट पे चार्ज ऑन बोथ प्लेट आर डिफरेंट, सेम नहीं रहे, मतलब हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर नेम्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट के चार्ज को चार्ज ऑन कैपेसिटर नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव पे जो होगा उसी को चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। अब कहोगे Q1 के कारण E1 Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इनेट अगर बोलोगे Q1 प्लस Q2 बाई 2, अगर अलग अलग रहे कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, एवरेज ले लेना, प्रॉब्लम निकल जाएगा तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया तुम्हारा। अगर कहा जाए कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अब जानते हो V बाई डी इक्वल्स Q1 प्लस Q2 बाई 2, बड़ा छोटा छोटा ये, क्योंकि इस पे थ्योरी है लेकिन तुम खुद जान रहे हो कोई थ्योरी नहीं, ये सब सवाल है। आप अगर कहना चाहो कि ये एप्सिलॉन नॉट ए डी दिया हुआ है, गुड, अगर नहीं तो कह सकते हो इसी को कि Q1 प्लस Q2 तो समझ में आ गया बाई 2, पलटा मार एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कभी कभी कह देगा दोनों प्लेट पे चार्ज अलग अलग है, कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया हुआ है, कहेगा प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैलकुलेट करो, निकल जाएगा, फटाफट छाप लो। चल आगे देख ले फटाफट। देखने में सब थ्योरी लग रहा है, कुछ भी थ्योरी नहीं है, सब आप समझ रहे हो, सबका सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के टाइप्स वही करते जा रहे हैं, पहले पुट करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। पुटिंग एटिंग करोगे आंसर सही सही आएगा जी। चल आगे देख, फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, पहले भी हमने बात करा है, फिर से एक बार देख रहे हैं। दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण कहोगे एक बात मैं बताऊं कि अगर निगेटिव का अपना ये फील्ड है, क्या अपने फील्ड के कारण खुद पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। पॉजिटिव का अगर ये फील्ड है तो इसके खुद के कारण क्या फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। किसके कारण लगेगा? आप कहोगे ये है तुम्हारा, इस पे चार्ज है -q और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर है, स्वाभाविक रूप से फोर्स लगेगा कितना? तो Q0 E1 के बराबर
आप कह सकते हो कि क्यू नॉट इसको बोलते हैं, अगर क्या कहोगे, क्यू नॉट इंटू E1, E1 मतलब क्यू नॉट बाई 2A। एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड, मतलब क्यू नॉट बाई A। आप कह सकते हो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर। इसी को अगर कहा जाए फोर्स बाई एरिया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो प्रेशर है। अगर बोला जाए कि प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू निकल गया। जैसे कहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दिया रहेगा आपको, प्लेट का एरिया दिया रहेगा, बोलेगा प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा और ए दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन का बात है? बोल, आगे देख ले। फोर्स कैलकुलेट करना था, फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जी। नेक्स्ट देख, अगर मान लो रेसिस्टिविटी दिया रहेगा, कहेगा करंट कितना डेवलप करेगा या लीकेज करंट कितना होगा, ये कैलकुलेट करो। रेसिस्टिविटी देख ले, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो स्लैब आपने डाला, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका रेसिस्टिविटी प्रॉब्लम ने दिया, रो क्या है वो, रेसिस्टिविटी। दोनों के बीच का सेपरेशन d के बराबर। कहेगा लीकेज करंट कितना होगा, कैलकुलेट करो। बड़ा अजीब सा सवाल होता है यार, कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया हुआ है और लीकेज करंट पूछ रहा है, कैपेसिटी से करंट का क्या कनेक्शन? तो मैं आपको बताऊं बेसिक फार्मूला पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा I इक्वल्स, और आपने ये भी पढ़ा होगा भी R इक्वल्स कितना था, रो L, L मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो टर्मिनल के बीच का सेपरेशन D है, तो D। मैं बोलूं कुछ मत कर, एक काम कर ले, V बाई रो एप्सिलॉन नॉट से गुना एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लो, बस यूं ही कर दिए तब तक, फायदा नुकसान बाद में। आप कहोगे V बाई कितना, तो रो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, करंट का वैल्यू जो होगा यही तो V बाई रो एप्सिलॉन नॉट इंटू करंट जो डेवलप करेगा CV बाई कैपेसिटर का कैपेसिटी, और स्लैब जो इंसर्ट करा गया उसका रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ हो, तो लीकेज करंट कितना होगा निकल जाएगा। अरे सही है, कोई दिक्कत है तो बोल। तो हम लोग यहां देख लिए कि इस केस में क्या होगा भाई, करंट का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, अगर दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है तो, दोनों प्लेट पे चार्ज अलग अलग है तो, सभी केस हमने देखा, कोई दिक्कत है? आगे देखिए कि अगर मान लो कि स्लैब कंप्लीटली इंसर्ट नहीं करा हुआ हो, इफ स्लैब नॉट कंप्लीटली इंसर्टेड, अभी तो हम लोग पूरा पूरा इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर पूरा इंसर्ट नहीं करोगे तो कितना दूर तक करोगे, कुछ दूर तक तो करोगे, कितना? तो मान लिया मैंने x डिस्टेंस तक करा हुआ है, अगर x डिस्टेंस तक आपने कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो क्लियर है कि दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंडक्शन होगा तो इंडक्शन के कारण कौन सा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ये अपने कारण खींचेगा, ये अपने कारण एफ नेट। कहता है सबसे पहली बात कि इस पे चार्ज अगर Q0 है तो इस पे चार्ज डेवलप कितना करेगा,
तो जो चार्ज डेवलप करेगा वो Q नॉट इंटू 1 प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स बाई। हमेशा के लिए रट्टा याद रखना, कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो 1 प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स बाई। अगर कंप्लीटली इंसर्ट कर जाए तो x का वैल्यू a के बराबर, x का वैल्यू a के बराबर पुटिंग कर ले, वैल्यू निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में जो चार्ज डेवलप करेगा वो कितना, आप कहोगे कि इसमें फोर्स अगर बात करें कि कितना लगेगा, तो फोर्स यू नॉट क्या है भाई, तो एनर्जी है। ए क्या है, ए के लिए याद रखना ए क्या है, तो ए कहोगे साइड लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट का साइड लेंथ है। ए क्या है, तो प्लेट का साइड लेंथ है और कुछ नहीं। चाहे यू नॉट क्या है, तो यू नॉट आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होगा उसके अंदर वही है। यू नॉट का वैल्यू भी कहोगे तो आपने पहले ही लिखा हुआ है हाफ सी नॉट। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो फोर्स है ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। ये एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। स्लैब थोड़ा इंसर्ट करो या पूरा इंसर्ट करो, फोर्स का वैल्यू k माइनस 1 इंटू यू नॉट बाई ए के बराबर। ए क्या है, साइड लेंथ। अब देखो यहां फायदा क्या होगा हमारा, एक तरह का सवाल जो परेशान करता है, बड़ा आराम से यहां से सॉल्व कर लोगे आप। देख ले एग्जांपल। प्रॉब्लम कहेगा कि यहां ये आपने कनेक्शन कर दिया, कर दे, कोई बात नहीं, अपना घर कर। कोई स्लैब है के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यार, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट स्लैब को रेस्ट में रखने के लिए कैपिटल M का क्या वैल्यू होगा कैलकुलेट कर। देख ले mg तो है, टेंशन है, और तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कितने आसानी से तो निकल गया। मतलब कैपेसिटर के इस सवाल को उठा के ले गया मैकेनिक्स में, लेकिन तब भी ये सवाल आसानी से निकल गया अगर ये रट्टा तुम्हारा ठीक है तो। अगर ये रट्टा नहीं है तो फिर तुम भी समझ रहे हो कैलकुलेशन आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि फोर्स सिर्फ याद रखेंगे k माइनस 1 यू नॉट बाई ए, पुटिंग गेटिंग मारेंगे, मास कितना होगा निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो बोल। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सब कुछ हो, कैपेसिटर हो, रेसिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, सेल हो, आमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, गैल्वेनोमीटर, जो भी बोल ले सब है। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। रेसिस्टेंस, आमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब के बारे में इसके बाद वाले मतलब अगले लेक्चर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे वहां पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रूल देख लो पहले। जंक्शन पॉइंट जब कभी भी दिखेगा तो हमेशा याद रखना कि जंक्शन पॉइंट पे चार्ज का बंटवारा वाला रूल है, और ये रूल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो कंजर्वेशन रूल को मानता है। C1 है, C2 है, C3 है, चार्ज अगर जंक्शन पे आया तो बंटवारा होगा, और ये कुछ और नहीं किसके बराबर, Q1 प्लस Q2, मतलब समेशन जो होगा नेट इनकमिंग एट जंक्शन इक्वल्स आउटगोइंग फ्रॉम जंक्शन के बराबर होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का खेल समझो, चार्ज इधर जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB अगर कहें तो कहेंगे प्लस Q बाई C।
लेकिन अगर यही चार्ज यहां जा रहा है इधर, ये A और ये B है, चार्ज इधर जा रहा है, हम लोग B से A के तरफ आएंगे, VB माइनस VA, चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में अब पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव बोलना चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। आप क्या बोलोगे? नेगेटिव बोलोगे। चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट में माइनस। अगला, सेल अगर है, आप इधर से जा रहे हो तो VA माइनस VB जो कहोगे वो प्लस E, लेकिन आप अगर इधर से जा रहे हो B से A के तरफ तो VB माइनस VA जो कहोगे माइनस। पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जाओगे, मतलब मोशन करने के दौरान अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस E, अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिले माइनस E। पॉजिटिव मिले तो प्लस E, नेगेटिव मिले तो माइनस E। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल लो। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में रूल काम करेगा कि कभी भी जिस रास्ते पे एक बार चला गया उस रास्ते पे लौट कर नहीं आएगा। तो ये सब बेसिक फंडा है कि लौट कर नहीं आएगा, याद रखना है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अगला देख लो आप, बस डायरेक्शन और पोटेंशियल का खेल देखना था। सबसे पहला तो एग्जांपल यही लगा लेते हैं। एक कैपेसिटर है तुम्हारा, इसका पोटेंशियल प्रॉब्लम ही करा देते हैं। 50 वोल्ट V1, 20 वोल्ट V2, 10 वोल्ट V3, C1 इक्वल्स 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड और C3 40 माइक्रोफैराड। प्रॉब्लम ने कहा कि फाइंड O पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। मुझे ये नहीं पता कि O का पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो चार्ज यहां से आया होगा वही बटकर इधर भी गया होगा, वही बटकर इधर भी गया होगा। जरा देख तो, Q का वैल्यू क्या कहोगे? तो कह सकते हो C1 इंटू V1 माइनस Q बराबर CV। इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ लो, आप कहोगे Q1 कितना होगा? तो कहोगे C2 इंटू VO माइनस V2। Q2 कितना होगा? तो C3 इंटू VO माइनस, सही है। अब जो बेसिक रूल है लगा दो। बेसिक रूल क्या कह रहा है? Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2। आप तो सीधे सीधे लगाओगे C1 V1 माइनस C1 V0 इक्वल C2 V0 माइनस C2 V2 प्लस C3 V0 माइनस C3 V3। कुछ मत कर, एक काम कर ले, C1 V1 प्लस C2 V2 C3 V3, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका मतलब VO का वैल्यू जो होगा कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है बस। C1 V1 देख ले, निकल गया, इस साइड में प्लस रहेगा, इधर आएगा। तो आपको आगे से अब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। C1 V1 C2 V2 C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 पुट कर दो, कॉमन जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना होगा निकल जाएगा। करेक्ट है। आगे देखो, अगर मान लो सेल है, लूप लॉ देख लो, एक सवाल वो भी देख ले।
C1 10 माइक्रोफैराड, प्रॉब्लम कहेगा कि आप ये बताओ कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना कितना है। इसमें एक रूल है जिसको हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स लॉ के नाम से। किरचॉफ्स लॉ कहता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा, नेगेटिव में इंसर्ट करेगा, तरह तरह का खेल होगा, जंक्शन पे बंटवारा होगा, बहुत सारा काम करो। मैं बोलूंगा वो सब कुछ ना कर, एक मेथड यूज करो जिसका नाम है लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप के पास अगर अपना सेल है, किसी भी लूप के पास अगर अपना सेल है तो उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा, नेगेटिव में इंसर्ट कर जाएगा। अगर एक से ज्यादा सेल है तो बड़े वाले से निकलेगा, छोटे वाले का कोई यूज नहीं। अगर नहीं है तो सिस्टम में जो सबसे बड़ा सेल है वहां से निकालोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मतलब सबसे बड़ा वाला जो होगा उसके रूल को फॉलो करेगा। अगर इस प्रॉब्लम के लिए मुझे बोला जाए तो मैं बोलूंगा कि ये ऊपर वाले लूप में एक नहीं दो सेल है, और इस दो सेल के हिसाब से अगर बात करो तो दो सेल में आप देख लो, ऊपर वाला ये 20 और ये 10, बड़े वाले को मानेगा, बड़े वाले को मानेगा, मतलब एक नया। कहोगे नीचे वाले में यहां भी दो सेल है, ये लूप हो गया दो सेल है, बड़े वाले को मानेगा 30 वाले को, पॉजिटिव से नेगेटिव Q2। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बात है ध्यान देने का तो मैं बताता हूं क्या है, देख ले, A B C D E F। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बात है समझने का तो वह है कॉमन कैपेसिटर कौन है। जैसे मैं बोलूं लूप 1, इसका नेम 1 कहते हैं, इसका नेम 2। लूप 1 में घूमना शुरू करते हैं, C से B चलते हैं, B से E चलते हैं, E से D चलते हैं, D से C चलते हैं। रास्ता मैंने लिख दिया समझाने के लिए। जरूरी नहीं कि तू इधर से ही चल, इधर से चल, जैसे मन करे वैसे चल, कोई दिक्कत नहीं। C से B गया, कोई मिला ही नहीं। B से जब आगे बढ़ा तो 10 वोल्ट मिला था पॉजिटिव में, आगे चार्ज आगे जा रहा था, तुम भी उधर ही चल रहे थे यार, इसीलिए हमेशा कॉमन कैपेसिटर पे ध्यान देना। इस कैपेसिटर को फॉरवर्ड में Q1 और फॉरवर्ड में Q2 दोनों सेम, इसलिए अगर अपोजिट होता तो घटा देते। आगे बढ़ लो, आप कहोगे कि Q1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 20 बराबर 0 इक्वेशन। लेकिन अगर लूप 2 में चलेगा तो लूप 2 में देख ले, लूप 2 में देख लो, लूप 2 में क्या करोगे भाई, कहां से चलोगे पहले ये देख। तो आप कह रहे हो A से B चले, B से E चले, E से F चले, F से A चले। A से B में कोई मिला ही नहीं, लेकिन B से जब जा रहे थे तो पहली बार मिला +10। आगे बढ़ लो, आगे बढ़, हो तो गया। 3 सेल से चार्ज निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, 2 इक्वेशन से ही काम खत्म है। Q1 Q2 2 अननोन, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी आए आप हमेशा ध्यान रखना कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। अगर एक से ज्यादा सेल एक लूप में रहेगा तो बड़े वाले सेल पे डिपेंड करेंगे। देख लो, इस लूप में छोटा वाला पे डिपेंड नहीं किए, इसमें छोटा वाला पे डिपेंड नहीं किए। एग्जांपल देख लो, प्रॉब्लम कह रहा है कुछ इस तरह का सवाल है, देख।
C1 20 माइक्रोफैराड, C2 40 माइक्रोफैराड, C3 20 माइक्रोफैराड। या कर लो 60-40 कर देते हैं। रहने दो, 20 ही रहने दो, बस देखते हैं। If देख ले, प्रॉब्लम ने कहा कि अगर ये ऑल्ट्रेशन करोगे कि इसका स्लैब निकालकर इसमें डाल दोगे तो उस कंडीशन में आप मुझे बताओ कि कितना चार्ज सेल ने सप्लाई करा, पहली बात। दूसरी बात कि उस कंडीशन में आप ये भी बताओ वर्क डन कितना करना पड़ा। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का बात नहीं है। इक्विवेलेंट पे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आसान है, जहां पे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा सर्किट ना रहे, बेसिक मेथड पे ही कर लो, आसान होगा तुम्हारे लिए। इसके लिए अगर कह रहे हो कैपेसिटी दिया हुआ है 20, तो हो गया कितना था 60 के बराबर। इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये चार्ज प्रॉब्लम ने सप्लाई करा Q, जिसका Q1 आप कह रहे हो इधर गया, Q2 आप बोल रहे हो इधर गया। फॉर्मूला देख ले, ऊपर वाले लूप में Q1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20 बराबर 0, मुझे लगता है Q1 निकल जाएगा। नीचे वाले में देख लो Q2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 20 बराबर 0, इसका मतलब Q2 निकल जाएगा। मतलब Q कितना था, Q1 प्लस Q2। अगर इस केस में बोला जाए कि एनर्जी कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका भी चार्ज पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। जब सबका पता है तो लिख लो ना Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 20 प्लस Q1 स्क्वायर बाई कितना, तो आप कहोगे 40 प्लस Q2 स्क्वायर बाई कितना, 20। एक बात ध्यान रखना, माइक्रो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइक्रो फैराड है, तो वो पुटिंग गेटिंग बाद में कर लोगे। माइक्रो मतलब नीचे रहेगा 10 टू द पावर -6, ऊपर जाएगा +6। अरे सही है ना, तो वो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। माइक्रो फैराड है तो वो लिखोगे आप। इनिशियल मोमेंट में एनर्जी कितना था वो निकल गया। अब देख प्रॉब्लम का क्या कहना है, बाद में कहता है कि आप उससे निकालकर स्लैब को इंसर्ट करा लो। किसमें, अरे यार मिटा क्यों दिया, इसी डायग्राम से तो काम अपना हो जाता है। स्लैब को निकालकर इंसर्ट करा दो, किसमें इंसर्ट कराओगे, करो। C1 C2 C3। अब हम लोग बोल रहे हैं कि Q डैश मान लो जा रहा है, इधर में कह रहे हो Q3 एंड Q4। जरा सोच दो Q3 का वैल्यू Q4 का वैल्यू के लिए क्या करोगे, तो अगर ऊपर वाले लूप से जाते हैं तो Q3 बाई कितना, तो आप कह सकते हो 20
Q3 डिवाइडेड बाई कितना होता 40 माइनस 20 बराबर 0, Q3 निकल जाएगा तुम्हारा। नीचे वाले लूप से जाओगे Q4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है तो देख ले 20। इसका मतलब अगर Q डैश बोलोगे अगर फाइनल एनर्जी बोला जाए तो क्या कहोगे Q3 स्क्वायर बाई 2 इंटू C1, C1 मतलब 20, Q3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 40, Q4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 इंटू C3, C3 की जगह कितना लिखेगा था 20। Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2KC। अब अगर प्रॉब्लम ने कहा कि चार्ज सप्लाइड कितना होगा, आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी बोले आप समझना कि वो एक्स्ट्रा चार्ज है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सप्लाइड बाय सेल, अगर नेगेटिव आ गया तो सप्लाइड टू सेल। तो हमेशा ध्यान रखना ये फाइनल चार्ज से इनिशियल घटा लेना जो है वही आंसर होगा। अगर कहेगा वर्क डन तो आप कहोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया। तो कभी भी कोई भी ऑल्टरेशन अगर सर्किट में बनाया जाए, आपको चार्ज पता है तो क्यू स्क्वायर बाई 2C लगा लो। अगर पोटेंशियल पता है हाफ सी स्क्वायर लगा के सवाल निकाल दो। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल, फटाफट छाप ले जल्दी जल्दी। चल आगे देख ले। आगे हम लोग बात करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज या रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेडिकल एंट्रेंस में सवाल इस पे डालते रहता है बीच बीच में। जेई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हीट जनरेट वाला कॉन्सेप्ट नया जेई एडवांस ने पूछ दिया था। तो हम लोग देखेंगे क्या है रिकॉम्बिनेशन। शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज शेयर करना, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है ना कि पहला केस फर्स्ट है कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। दो कैपेसिटर आपके हाथ में है, पहला ये, दूसरा ये। कॉन्सेप्ट को समझ लो। दोनों कैपेसिटर को बहुत देर तक कनेक्शन करके रखा गया। स्वाभाविक है इस पे चार्ज डेवलप कर गया होगा C1 V1 और इस पे चार्ज डेवलप कर गया होगा C2 V2। अब कहा जा रहा है कि दोनों को कंबाइंड किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, मतलब सेल को हटा दिया गया, कैपेसिटर को डायरेक्ट कैपेसिटर से कंबाइन किया गया। किस तरह का कॉम्बिनेशन? पॉजिटिव of both connected together and negative together। दोनों का प्लस एक साथ, दोनों का माइनस एक साथ, मतलब देख लो आप। अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा? This capacitor, capacity C1, this one C2, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहोगे दोनों के टर्मिनल के बीच फाइनल स्टेज में क्या, तो यही फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या चार्ज के टर्म में अगर चार्ज ही दिया रहे
इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, कितना एनर्जी लॉस होगा, डेल्टा यू कहोगे माइनस 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन अगर करा जाए तो उस प्रोसेस में लॉस होगा एनर्जी का, कितना लॉस होगा तो निकल गया। कॉलिजन वाले में केस में ऐसा ही लॉस होता है। अगर आप इनइलास्टिक कॉलिजन का बात करो m1 m2 by 2 into m1 plus m2 v1 minus v2 का होल स्क्वायर, वही अगर अपोजिट में रहेगा तो वहां v1 plus v2, तो जो होता है वहां v वेलोसिटी हो जाता है, यहां वेलोसिटी नहीं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। फार्मूला एक जैसा है। तो आप कहोगे इस प्रोसेस में लॉस कितना होगा, निकल जाएगा। अगर आपको कहा जाता है दूसरा केस कि पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड विथ negative of second and negative of first with positive of पहला का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, पहला का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तब कितना होगा। मतलब कनेक्शन कुछ इस तरह का है, कनेक्शन के ठीक पहले दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, this negative, this one is positive। ऐसा सिचुएशन है। लेकिन अगर कनेक्शन करोगे तो मुझे नहीं पता किधर से किधर चार्ज जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो फाइनल स्टेज का जो रिजल्ट होगा, जो डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव इस पे भी अगर ये ज्यादा पोटेंशियल का है तो हायर से लोअर पे जाएगा। मतलब साफ है कि पॉजिटिव जाकर इसे न्यूट्रलाइज करेगा और फाइनली अपना ही नेचर डेवलप कर देगा। इस केस में अगर कहोगे कि फाइनल पोटेंशियल तो कह सकते हो C1 V1 C2 V2 बाई, ये डोमिनेट कर रहा था इसलिए उसके हिसाब से आप कहोगे इस प्रोसेस में लॉस एनर्जी का कितना होगा, तो माइनस हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, या प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, क्या होगा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्लियर है। अगर एक साथ समरी लिख लो, तो फाइनल पोटेंशियल जो कहोगे C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या Q1 प्लस माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2। ध्यान देना, प्लस पॉजिटिव वाला कब लोगे, जब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। पहला का प्लस दूसरा के माइनस से, दूसरा का माइनस पहला के प्लस से, ये पहला का प्लस दूसरा के माइनस से, पहला का माइनस दूसरा के प्लस से। अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो कौन सा सम यूज करोगे, तो माइनस वाला। कोई दिक्कत है। अगर एनर्जी लॉस का बात करा जाए तो भी वही बात है, 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2, माइनस किसके लिए, प्लस किसके लिए। क्लियर है फॉर्मूला। कहीं कोई दिक्कत है तो बोल ले। एग्जाम्पल देख लो,
प्रॉब्लम का कहना है, देख ले, एक कैपेसिटर है तुम्हारा, दूसरा कैपेसिटर है तुम्हारा। C1 दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड और C2 दिया हुआ है 40 माइक्रोफैराड। दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट या कर ले 15 वोल्ट। प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड फाइनल V एंड डेल्टा U इफ पहला में पॉजिटिव ऑफ C1 कनेक्टेड विथ पॉजिटिव ऑफ एंड नेगेटिव विथ नेगेटिव। दूसरा में कह रहा है पॉजिटिव ऑफ C1 विथ नेगेटिव ऑफ C2। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से अगर कर दिया जाए तो प्रॉब्लम कह रहा है आपको कि आप बताओ इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस होगा। कैलकुलेट करके बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए प्लस से प्लस का कनेक्शन, V इक्वल्स कितना होता है C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। C1 V1 मतलब 20 गुना 20 40 गुना 15 20 प्लस 40। डेल्टा U कितना -1/2 इंटू 20 20 40 20 प्लस 40 इंटू कितना बोलोगे तो आप कह सकते हो 20 माइनस 15 का स्क्वायर। प्लस प्लस वाले में याद कर, प्लस प्लस वाले में साइन देख लो, प्लस था माइनस था। अगर कहोगे कि प्लस माइनस वाला केस रहेगा तो इसी में कर दोगे माइनस, यहां माइनस प्लस, बात खत्म है। कहीं कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल ले। अरे सही, आगे देख लो। अगला कहता है कैपेसिटर सेल का रिकॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर को सेल से रिकंबाइन करा जाए तो कैपेसिटर को कैपेसिटर से नहीं, कैपेसिटर को किससे, सेल से रिकंबाइन करा जाए तो क्या होगा, देख लो। पहला केस आप इसको बहुत देर तक चार्ज होने दिए, इसका मतलब फाइनल स्टेज में आपका कुछ सिस्टम ऐसा बना कि यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज और Q कितना, तो CE1 के बराबर डेवलप कर गया। करेक्ट है। बाद में आपने कनेक्शन तोड़ दिया और कनेक्शन तोड़ने के बाद इसको E2 EMF के सेल से कनेक्ट करते हैं। अगर कनेक्शन इसके साथ कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां अगर एनर्जी कहोगे इनिशियल तो कितना, तो हाफ CE1 स्क्वायर। तो इसके साथ अगर कनेक्शन उस कैपेसिटर का सेल को हटाकर नया सेल लगा दिए, मान लो 50 वोल्ट का सेल था हटाकर 20 वोल्ट का लगा दिए, तो अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो ए पार्ट में पॉजिटिव ऑफ कैपेसिटर
connected with positive terminal of cell। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन कर रहे हो, कर दो। अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे फाइनल स्टेज में कौन किधर जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि फाइनल चार्ज वही होगा जो इसका है। पॉजिटिव से पॉजिटिव का, इसलिए चार्ज पॉजिटिव रखेगा, यही निगेटिव से जुड़ता तो माइनस हो जाता। इस कंडीशन में प्रॉब्लम आपसे कहेगा एनर्जी अगर बोलोगे तो ये भी देख लो, एनर्जी फाइनल कितना कहोगे, हाफ सी E2 स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम कहेगा कि वर्क डन कितना, तो वर्क डन बोलते हैं Q इंटू dV, या अगर वोल्टेज ही बदल, ये कांस्टेंट हो, चार्ज बदल रहा हो, तो इसी को कहते हैं V इंटू डेल्टा Q। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। डेल्टा Q का मतलब ये याद रखना कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो मैं बोलूं वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल चार्ज कितना था Q2 माइनस, आप कह सकते हो कि E2 तो ठीक है, Q2 का मतलब C ले लो ना, देखो यहां ध्यान देना है, अगर E1 बड़ा हो गया E2 से तो वर्क डन निगेटिव है तो निगेटिव ही लेंगे। अगर E2 बड़ा है, मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, प्रॉब्लम जैसा देगा उसके हिसाब से प्लस रहेगा प्लस लेना, माइनस रहेगा माइनस लेना। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल लो, अरे सही है, फटाफट छाप ले। अब मैं आपको ये समझाता हूं, हो गया नहीं, कि अगर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया गया किससे, तो निगेटिव से, अगर निगेटिव से कनेक्शन होगा उल्टा हो गया। फाइनल चार्ज जो यहां पे डेवलप करेगा जो भी हो, लेकिन फाइनल चार्ज जो डेवलप करेगा वो कौन सा, अगर ये बड़ा है तो, अगर छोटा है तो प्लस रहेगा, वो अपना देख लेना है। मतलब मैं बोलूं कि चार्ज जो फाइनल हमारा है वो, एनर्जी में कोई गड़बड़ नहीं होना, एनर्जी यही रहेगा। अगर ऐसा है तो वर्क डन क्या कहोगे, तो आप कहोगे यहां पे कि Q2, मतलब Q2 के जगह कितना, तो आप कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ यहां चक्कर ही नहीं है, हर हाल में नेगेटिव हो। अब वर्क डन पूछेगा निकल जाएगा, लेकिन सवाल आजकल जेईई एडवांस ने एक बार डाला कि भाई हीट जनरेट कितना होगा, तो आप हीट जनरेट का फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा याद रखना कि E इनिशियल प्लस वर्क डन जो होगा E फाइनल प्लस हीट जनरेटेड। अक्सर बच्चे करते क्या है कि हीट जनरेट कितना होगा तो कहेगा फाइनल एनर्जी में से इनिशियल घटा लिए, जो हुआ वही तो हीट जनरेट हो जाएगा। नहीं, अगर सेल का रिकॉम्बिनेशन है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो भी कंसीडर करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो फॉर्मूला है। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है, इनिशियल एनर्जी प्लस जो एक्स्ट्रा वर्क किए वो मिलाकर फाइनल एनर्जी, जो बाकी बचा वो कहां गया, तो हीट में बर्बाद हो गया। मान लो किसी के पास 100 जूल एनर्जी था, प्रैक्टिकली सोचो 100 जूल एनर्जी था, हमने 50 जूल वर्क कर दिया, 150 होना चाहिए, लेकिन बाद में मैंने देखा 120 उसके पास है, 30 कहां गया, वही तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर गया। इनिशियल प्लस वर्क डन फाइनल प्लस, अरे सही है, एग्जांपल एक देख लो फिर क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम कह रहा है कि ये कैपेसिटर है, आपने कनेक्शन करा है, E1 है 40 वोल्ट और कैपेसिटी दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड। कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत देर तक रहा,
लिख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत देर तक रहा और फाइनली E2 इक्वल्स 10 वोल्ट से हटाकर 10 वोल्ट का सेल लगा दिए, सीधा हटाने का बात कर रहा है, मतलब प्लस प्लस से कनेक्शन, माइनस माइनस से। अगर प्लस माइनस उल्टा होता प्रॉब्लम बोलता। तो कह रहा है कि देन फाइंड हीट जनरेटेड। हीट कितना जनरेट होगा देखिए। सबसे पहली बात यहां देख, Q1 इक्वल्स 40 इंटू 20। इनिशियल एनर्जी कितना है भाई, तो हाफ इंटू 20 इंटू 40 का स्क्वायर। माइक्रो है, बार बार बोल रहे हैं माइक्रो है, गया कहीं नहीं, बाद में फाइनल रिजल्ट में पुट कर देंगे। जब बाद में आप कह रहे हो कि इसको हटाकर 10 वाले से कनेक्शन कर दिए, कर दो, कैपेसिटी तो यही है, तो कहोगे फाइनल चार्ज जो तुम्हारा होगा वो कुछ और नहीं, कितना के बराबर, तो 20 और फाइनल एनर्जी जो होगा हाफ इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर। माइक्रो है। इसका मतलब वर्क डन अगर बोला जाए तो वर्क डन कितना होगा, तो आप कह सकते हैं E2 इंटू Q1 माइनस Q2। याद करो, आप कह तो यही सकते हो, Q2 माइनस Q1 फाइनल माइनस इनिशियल। E2 तो 10, Q2 की जगह पे कितना होता है 200, अरे देख ले, कोई माइक्रो है, बार बार बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं माइक्रो इन्वॉल्व है। 10 टू द पावर माइनस 6 ऑलरेडी चल रहा है साथ में। अब आपको बोला जाए कि हीट कितना, तो U इनिशियल प्लस वर्क डन U फाइनल प्लस हीट, आप कहोगे सीधे सीधे कि 1/2 20 इंटू माइनस को कभी मत छोड़ना, फाइनल एनर्जी, फाइनल मतलब 1/2 इंटू 20 इंटू 100 कहोगे माइक्रो तो गायब कर दिए, कहीं गायब नहीं किए, इन्वॉल्व है, अभी भी है। -6 इसमें भी होगा, -6 उसमें भी, -6 फाइनल आंसर में भी। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप के केस में हीट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, हमें क्या मतलब, लॉस है वो देखना है कितना होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखना है कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालेंगे देख लिए, एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल देखना है, फॉर्मूला लगाना है E इनिशियल प्लस वर्क डन बराबर E फाइनल प्लस हीट प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही है। इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब कैपेसिटर का खेल खत्म, आप जम के प्रैक्टिस करोगे। अगले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग सॉल्व करके तो रेडी रहना, जेईई मेन का, नीट का, ये दोनों पेपर आप सॉल्व करके रेडी रहोगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसमें जो भी लगेगा मुझे कि थोड़ा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सीधा पुटिंग गेटिंग रहेगा वो तो बोल के निकलते चले जाएंगे, लेकिन जो लगेगा कि सॉल्व करने लायक है करेंगे। अनडन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में आगे।